हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, सेट 1 बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट का हमने स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट किया था। अभी हम 40 के बाद से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 1843 में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, थोड़ा सा पीडीएफ धुंधला है, लेकिन सिर्फ यही पीडीएफ धुंधला है, बाकी सब आपको स्पष्ट मिलेगा, सो डोंट वरी। तो चलिए 41 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबर्ग। लॉर्ड एलनबर्ग जो है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल था, और समय की बात की जाए तो 1843। नेक्स्ट है रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? तो देखिए, घेरे की नीति के प्रणेता वारेन हेस्टिंग है। रिंग फेंस अर्थात घेरे की नीति के प्रणेता बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल के रूप में जब पद संभाला तब अंग्रेज भारत में मैसूर, मराठा और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली राज्यों का सामना कर रहे थे। अतः उसने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया, जिसका उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। नेक्स्ट है 43। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि किसकी है? वेलेजली की सहायक संधि, ऐसा बोलते भी हैं हम लोग, वेलेजली की सहायक संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44th नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही काल क्रमानुसार नीचे दिए गए कूट का पता लगाइए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, ग्वालियर। ग्वालियर। तो पहला में देखिए हैदराबाद होगा, दूसरा में मैसूर। एक वीडियो में मैंने आपको ट्रिक से ये बताया था, पहले हैदराबाद, उसके बाद हो जाएगा मैसूर, फिर उसके बाद अवध और ग्वालियर। अगर समय की बात की जाए तो हैदराबाद हो जाएगा 1798 से 1800, मैसूर की बात की जाए तो 1798, अवध 1801 में और ग्वालियर 1804 में। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? सही आंसर 1 2 3 4। तो जिस ऑप्शन में 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये हो जाएगा सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। नेपाल एक शक्तिशाली राज्य था और वह अपने विस्तार के लिए प्रयत्नशील था। नेपाल ने अपने दक्षिण में विस्तार की नीति अपनाई और 1801 में गोरखपुर पर अधिकार कर लिया, जिससे ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमाएं मिल गई। हिमालय के तराई भाग में नेपाल और ब्रिटिश भारत की सीमाएं निर्धारित नहीं हो पा रही थी, अतः कालांतर में सीमा विवाद को लेकर दोनों में संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में सन 1814 से 16, ठीक है, 1814 से 1816 ईस्वी तक आंग्ल नेपाल संघर्ष हुआ और इस संघर्ष की समाप्ति मार्च 1816 में सुगौल के संधि के साथ हुआ। तो अब देख लीजिए, समय 1814 से 16 के बीच नेपाल युद्ध हुआ और संधि कब हुई? मार्च 1816 में, और उस संधि का नाम है सुगौली की संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला व्यक्तिगत भारतीय राज्य या रियासत और बस उसे कब जो है हड़पा गया था। ठीक है, तो हड़प नीति के तहत जो हड़पे गए थे उसका क्रम बताना है। सतारा, जयपुर, झांसी, नागपुर। तो सबसे पहले तो पहला तो आपको पक्का याद होगा सतारा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सतारा सबसे पहले, तो डेट देखकर भी जान गए, सबसे पहला डेट यही है। सतारा के बाद हुआ था जयपुर और संभलपुर, तो ये 49 में हुआ था जयपुर संभलपुर। उसके बाद झांसी देखिए 53 में और नागपुर 54 में। झांसी, नागपुर। तो सतारा, जयपुर और संभलपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है, और टाइम भी याद रखिए 48 49। उसके बाद बगात होगा 50 में। ठीक है, बगात 50 में, 1850। उसके बाद झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। और हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। तो आंसर मैंने नहीं बताया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचारों के थे। दूसरा, नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम थे। सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग होते हुए भी प्रकृति में लगभग एक समान थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन नागरिक विद्रोह के सामान्य विश्लेषण को सही नहीं है, शामिल नहीं है, सॉरी। तो इसका आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए ये गलत है कि नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचारों के थे। इसके अलावा सारे कथन सही है। देखिए लगभग सभी नागरिक विद्रोह के नेता जो है अर्ध सामंतवादी, दकियानूसी और पुरातन पंथी विचारधारा वाले थे, ना कि प्रगतिशील विचारधारा वाले। इसलिए पहला कथन जो है बिल्कुल गलत हो गया। उनका मूलभूत उद्देश्य था शासन एवं सामाजिक संबंधों के पुरातन रूप और व्यवस्था को बनाए रखना, यानी पुरानी व्यवस्था ये बनाए रखना चाहते थे। नागरिक विद्रोह की सामान्य विशेषता के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? तो देखिए क्वेश्चन में ही आपको पता चल गया, आनंद मठ के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसमें जो है सन्यासी विद्रोह के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होती है। सन्यासी विद्रोह के विषय में जानकारी प्राप्त होती है आनंद मठ से। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह हुआ था? तो पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। नेक्स्ट है सूरत में नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी? सूरत में नमक विद्रोह की घटना, तो आप जो गांधी जी के दांडी मार्च वाला, दांडी वाला सोचकर इस तरह का कुछ मत सोचिए, ये दूसरा है। ठीक है, ये 1844 में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रबल भावना का विस्फोट सूरत के स्थानीय लोगों द्वारा 1844 में उस समय उठा जब नमक कर को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दिया गया। जन विरोध को देखते हुए सरकार ने नमक पर अतिरिक्त कर वापस ले लिया। ठीक है, सूरत का नमक विद्रोह 1844। नेक्स्ट है विद्रोह और काल। तो वघेरा विद्रोह, अहोम विद्रोह, पोलीगार विद्रोह और नील विद्रोह। तो नील विद्रोह आई थिंक आपको पता होगा। नील विद्रोह जो है 1859 से 1860 के बीच। ठीक है, पोलीगार विद्रोह की बात करें तो पोलीगार विद्रोह जो है ये दक्षिण भारत में हुआ था और ये हुआ था 1795 से 1805 के मध्य में। नील विद्रोह तो बंगाल में हुआ है। और उसके बाद अहोम विद्रोह असम में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में। तो 1828 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए 1828 में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी। ठीक है, अहोम विद्रोह हो जाएगा 1828। तो एक बच गया वघेरा विद्रोह। यह जो है वडोदरा गुजरात में हुआ था और यह 1818 से 1820 के मध्य हुआ था। तो चलिए आंसर का मिलान करते हैं। पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में है। दूसरा पोलीगार विद्रोह, अहोम विद्रोह देख लेते हैं। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में, तो 3। दूसरा का 3 ऑप्शन नंबर दोनों में ही दिया है। तीसरा पोलीगार विद्रोह हुआ था 1795 से 1805 तक, यानी कि 1 होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका मुख्य केंद्र था पटना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह 1808 से 9 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। दूसरा, यह विद्रोह बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पता है आपको, पहला कथन केवल सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है। त्रावणकोर रियासत 1805 में वेलेजली के सहायक संधि प्रणाली में शामिल हो गया। ठीक है, त्रावणकोर रियासत जो है, जो कि केरल में है, ये 1805 में वेलेजली के सहायक संधि प्रणाली में शामिल हो गया था। त्रावणकोर रियासत का ब्रिटिश रेजिडेंट अक्सर वहां के राजा एवं अन्य अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। तो मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ के सुना दे रही हूँ, ताकि जो है अगर आपको नहीं पता है कोई भी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट याद रखना है आपके, 1805 में जो है त्रावणकोर रियासत वेलेजली के सहायक संधि के में शामिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? त्रावणकोर रियासत का ब्रिटिश रेजिडेंट अक्सर वहां के राजा और अन्य अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। साथ ही रियासत पर अंग्रेजों की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही थी और रियासत का दीवान कर्ज में डूब गया। उपयुक्त परिस्थितियों में रियासत का दीवान यानी वित्त मंत्री, जिसे स्थानीय भाषा में छलावा कहा जाता है, वेलुथम्पी ने नायर सेना की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह कर दिया। इसलिए जो है प्रश्नानुसार कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। बड़ौदा रियासत दिया हुआ है यहाँ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। चलिए आगे देखते हैं। पहले नेट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, पहला बढ़ते हैं। 1844-45 में डेस कोल्हापुर, सामनगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। इसका आंसर हो जाएगा गडकरी विद्रोह। 1844-45 में जो गडकरी विद्रोह हुआ था वह कोल्हापुर, सामानगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब पूरा मैं पढ़ के सुनाती हूँ।
तब आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। गडकरी समुदाय के लोग परंपरागत रूप से मराठा क्षेत्र के दुर्ग सैनिक के रूप में काम करते थे, जिनके बदले उन्हें कर मुक्त भूमि मिला करती थी। 1844 के बाद कोल्हापुर राज्य के प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान इन सेनाओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर से एक बार बोलती हूँ मैं। 1844 के बाद कोल्हापुर राज्य के प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान इन सेनाओं को समाप्त कर दिया गया, जिससे वे बेरोजगार हो गए। इसके विरोध में गडकरियों ने विरोध कर दिया। सामानगढ़, कोल्हापुर आदि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट है, किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। ये बिरसा मुंडा के द्वारा संचालित हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड में, झारखंड के रांची खूंटी सिंहभूम क्षेत्र में आदिवासी द्वारा जो विद्रोह चलाया गया था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, उसे हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कूका विद्रोह के संगठनकर्ता कौन थे? तो देखिए ऑप्शन काफी नजदीक दिया, गुरु राम सिंह, गुरु रामदास भी दे दिया है, तो ये याद रखिए गुरु राम सिंह है। ठीक है, कूका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 72। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिम बंगाल में की थी। शुरू में इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था, किंतु आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण कर लेने के पश्चात यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। राजनीतिक दृष्टि से इसे संगठित रूप देने में इस आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। 1872 ईस्वी तक अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचल दिया और राम सिंह को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो जान गए आप कि कूका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? भगत जवाहर मल ने की थी, और उनके शिष्य बालक सिंह ने की थी। कहाँ पे? पश्चिमी पंजाब में किया था। पहले ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था सिख धर्म का, लेकिन धीरे धीरे ये एक राजनीतिक सांगठिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राम सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं, आदिवासी विद्रोह और संभावित वर्ष, संबंधित वर्ष। ठीक है, भूमिज विद्रोह 1833 में, 32-33। तो देखते हैं, कोल विद्रोह देखिए 31-32 में हुआ था, तो पहला का हो जाएगा 1 2। ठीक है, तमाड़ विद्रोह कई चरणों में हुआ था, तो ऑप्शंस जो करीब है उसका आंसर ये 1798 हो जाएगा। सफा होड़ आंदोलन 1871, तो तीसरा का हो जाएगा 4 और चौथा का हो जाएगा 3, यानी 2 1 4 3 इसका आंसर होना चाहिए। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फराइजी कौन थे? फराइजी कौन थे? दादू कहने भाई हाजी, इतना पढ़ूंगी नहीं, आंसर डायरेक्ट मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी फराइजी थे। ठीक है, फराइजी विद्रोह पूर्वी बंगाल के फरीदपुर के में दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया एक सशक्त विद्रोह था, और विद्रोह कब हुआ था? 1838 से 57 तक। वस्तुतः फराइजी लोग हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। शुरुआत में इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था, लेकिन आगे चलकर इसका उद्देश्य बंगाल से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना में बदल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्रोह और नेतृत्वकर्ता, नारकेल बेरिया विद्रोह, नायक विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और अहोम विद्रोह। तो नारकेल बेलिया विद्रोह जो है बंगाल क्षेत्र में 1792 से 1831 तक चलने वाला विद्रोह था, जिसका नेतृत्वकर्ता मीर निसार अली थे। मीर निसार अली। ठीक है, तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा देखते हैं, नायक विद्रोह। नायक विद्रोह भी बंगाल क्षेत्र में हुआ था 1806 से 1816 तक, और इसके जो नायक कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे अचल सिंह। तो दूसरा हो जाएगा 4। तीसरा देखिए, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल में चला था 1825 से 1850 के बीच में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे करमशाह। तो करमशाह तीसरा को जगह 1, और चौथा अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो गोमधर कोनवार। तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओह नो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोह और उसके नायकों के संबंध में युग्म का पर विचार करना है। पहला, रामोसी विद्रोह, चित्तूर सिंह, खांसी विद्रोह, तीरथ सिंह या तिरोत सिंह,
सफा होड़ आंदोलन दशरथ मांझी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ सही युग्म कौन सा है ये चुनना है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा सही है, तीसरा बिल्कुल गलत है। सफा होड़ आंदोलन का दशरथ मांझी बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि भागीरथ मांझी हो जाएगा। पहला देखिए, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, खांसी विद्रोह तीरथ सिंह या फिर तितौर सिंह हो जाएगा। और सफा होड़ विद्रोह 1871 का नायक भागीरथ मांझी थे। यह विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ और इसका उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता के स्वर्णिम युग को वापस लेना। तो लेकिन जो मैं हिस्ट्री सॉरी झारखंड से हूँ, झारखंड जीके पढ़ती हूँ, इसलिए मैं बता दूं सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने नहीं किया था, बल्कि इस आंदोलन का नेतृत्व करता हरि बाबा यानी दुक्का हो थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कथन है 61 नंबर प्रश्न है, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया। कारण ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों में विभिन्न भारतीय समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। तो इसका आंसर तो काफी ज्यादा इजी है, बिल्कुल सही है दोनों कथन, और जो कारण भी बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के किस नायक को, एक मिनट, ठीक है चलिए, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंडा शाह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है नीलांबर और पीतांबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये झारखंड से संबंधित हो जाएंगे, और झारखंड में विशेष तौर पर पलामू के क्षेत्र में नीलांबर पीतांबर दो भाई थे, इन्होंने नेतृत्व किया था पलामू क्षेत्र में। नेक्स्ट है सूची एक सूची दो। सूची एक में क्या हुआ है, संबंधित क्षेत्र, और दूसरा में 1857 के विद्रोह के नायक कहाँ से नेतृत्व किसने किया था टाइप का, ठीक है। तो गोरखपुर, मथुरा, मेरठ और ग्वालियर। तो देखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से नेतृत्व करता कौन थे, गजाधर सिंह। गोरखपुर गजाधर सिंह। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती है, गो को गोरख है तो गौ कर दीजिए, गौ मतलब गौ माता जैसे होता है, तो गौ माता गाय की एक प्रजाति है और एक हाथी की प्रजाति, तो हाथी को गज भी कहते हैं, है ना। तो गज से गजाधर सिंह, ओके। दूसरा देखिए मथुरा, मथुरा में देवी सिंह ने। मथुरा में जो है हमारे ईश्वर का बहुत बड़ा मतलब मथुरा से बहुत बड़ा संबंध है, तो मथुरा में देव से देवी कर दीजिए, ठीक है, देवी सिंह। उसके बाद मेरठ, मेरठ में कदम सिंह, मेरठ कदम सिंह। और एक लास्ट बच गए हैं ग्वालियर, तो ग्वालियर में हो जाएगा तातिया टोपे, ग्वालियर तातिया टोपे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, गोरख गजाधर सिंह, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर है बी। चलिए आगे देखते हैं। 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था, उपर्युक्त कथन किनका है? सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह कथन जो है सर बेंजामिन डिजरौली का है, बेंजामिन डिजरौली। नेक्स्ट है वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष वाली महिला थी, झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ह्यूरोज का है, यह कथन सर ह्यूरोज का है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। मेरठ में कब हुई थी? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को 28 मई नहीं सॉरी गाइस सॉरी मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई। 1857 की क्रांति का सूत्रपात बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपनी यूनिट के अंग्रेज सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई। अंततः अंग्रेज सेना ने उन्हें काबू कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है बनारस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे? तो ये सैन्य कमांडर थे कर्नल जेम्स नील। बनारस क्षेत्र में क्रांति का दमन जो है किसने किया? कर्नल जेम्स नील ने किया। नेक्स्ट देखते हैं 71वां नंबर प्रश्न। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि का निर्धारण किया गया था? तो
देशव्यापी मतलब पूरे देश में ऐसा बोला गया था कि इस दिन हम लोग विद्रोह की शुरुआत करेंगे। तो वो तिथि था 31 मई 1857। तो गाइस 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व ही यानी 10 मई को 31 मई निर्धारित था, लेकिन 10 मई 1857 को ही विद्रोह का सूत्रपात कर दिया। तो गाइस अगली वीडियो मिलते हैं, थोड़ा मोबाइल से काम आ गया है, बाय।